इस वीडियो में संपूर्ण सल्तनत काल का अध्ययन करेंगे 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का। इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है गुलाम वंश, जिसे ममलुक वंश भी कहा जाता है, और इसमें 5 राजवंश आते हैं। तो पहला है गुलाम वंश। ठीक है, 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसमें कई राजा होते हैं और उनके कार्यों के बारे में ही पढ़ेंगे। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक जो शासक रहते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर दास या गुलाम रहे थे। इतिहासकार अजीज अहमद इसे ममलुक वंश या स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। और इस वंश का पहला जो शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। ठीक है, मोहम्मद गौरी का ये सेनापति रहता है और मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है और इसको कमान दे दी जाती है भारत की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे योग्य तुर्क सुल्तान था। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद इसने लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभालता है। इसके कार्य पहले देखेंगे, उसके बाद में अन्य राजाओं के बारे में भी देखेंगे। प्रमुख कार्य क्या है? इसने अपनी उदारता के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला की उपाधि धारण की थी। उसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और उसने सूफी संत ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य शुरू करवाया था। मृत्यु इसकी होती है 1210 ईस्वी में। लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर अचानक मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में जो शासक गद्दी पर बैठता है वो है आराम शाह। ये आराम शाह कम, इसका कार्यकाल बहुत कम रहता है। इसको मार देते हैं लोग। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया, लेकिन ये एक अयोग्य और कमजोर शासक सिद्ध हुआ। दिल्ली के अमीरों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया। उस समय बदायूं का जो गवर्नर था इल्तुतमिश, जब आराम शाह गद्दी पर बैठे थे। इल्तुतमिश ने झूठ के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और फिर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। और इनका पूरा नाम रहता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये 1211 से 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभालते हैं। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और जिससे दिल्ली सल्तनत का केंद्र बन गई। इसने सैन्य सुधार किए थे, जैसे तुर्कान ने चिहालगानी ये 40 इसने बनाया था। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए इसने अपने 40 वफादार तुर्क गुलामों का एक संगठन बनाया। फिर इक्ता प्रणाली स्टार्ट की थी। अपने सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन देने के बदले भूमि का राजस्व देने की प्रथा शुरू की। मौद्रिक सुधार इसने किए थे। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का टंका, जिसका जो मेजरमेंट रहता था 175 ग्रेन का, और तांबे का जीतल सिक्का शुरू किया था। अन्य कार्य इसने किए थे। 1221 में चंगेज खान के आक्रमण के खतरे से दिल्ली को बचाया। और जब उसने ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था, उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। तो कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का निर्माण करना बख्तियार काकी की याद में। इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। फिर आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर गया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने, जो आपके चालीसा रहता है, उसने विलासी पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। शासन की वास्तविक कमान उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो बेहद क्रूर थी। रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठ गई। अब ये पहली मुस्लिम शासिका रहती है और अंतिम मुस्लिम शासिका जो दिल्ली पर बैठती है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहता है 1236 से लेकर के 1240 तक। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। सुधार और नीतियां इसने पर्दा प्रथा का त्याग किया था और पुरुषों की भांति कुबा यानी कोट और खुला टोपी पहनकर दरबार में बैठना स्टार्ट किया। उसने गैर तुर्क अमीरों को ऊंचे पद दिए, जैसे अभिसीनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखोर यानी अस्साला का प्रधान बनाया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। पतन इसका कैसे होता है? भटिंडा के सूबेदार अल्तोनिया ने विद्रोह कर दिया।
युद्ध में याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया ने कूटनीति के तहत अल्तोनिया से विवाह कर लिया, लेकिन जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो कैथल के पास डाकुओं द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये 1240 से 42 के बीच में दिल्ली की कमान संभालते हैं। रजिया के बंदी बनने के बाद अमीरों ने बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। इसके शासनकाल में एक नया पद नाइब ममलिकात यानी सल्तनत का संरक्षक बनाया गया, जो सुल्तान से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। इसके समय 1241 में मंगोलों का भयंकर आक्रमण हुआ, जिसमें लाहौर नष्ट हो गया और अंततः तुर्क अमीरों ने इसकी हत्या कर दी। फिर आगे गद्दी आती है अलाउद्दीन मसूद शाह के हाथ में। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासनकाल में सत्ता पूरी तरह से चालीसा जो तुर्कान चिहालगामी के हाथों में रही, जिसमें गयासुद्दीन बलबन धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। बलबन ने षड्यंत्र रचकर मसूद शाह को हटाकर कैद में डाल दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। और खुद महमूद नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल आता है यहाँ पे। नसरुद्दीन महमूद एक अत्यंत शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। वो अपनी आजीविका के लिए कुरान की प्रतियां लिखता और टोपियां सिलता था। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है किसने अपना जीवन यापन टोपियों को सिलकर किया था, तो आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। अब बलबन का उत्कर्ष कैसे होता है, यहीं से बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया इसने और उसे उलूग खां की उपाधि दी। 1249 में इसने बलबन की पुत्री से विवाह किया और शासन की समस्त वास्तविक शक्तियां बलबन के हाथों में केंद्रित हो गई। 1266 में नसरुद्दीन की बिना किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बलबन ने इसे जहर दिया था। तो ये फैक्ट है। अपने अपने फैक्ट इतिहासकार देते हैं, क्या सही था ये भगवान जाने। गयासुद्दीन बलबन आता है। बलबन का उनका कार्यकाल रहता है 1266 से 1287 के बीच में। बलबन का शासनकाल दिल्ली सल्तनत को आंतरिक रूप से मजबूत करने और सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पे राजत्व का सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप होती है। बलबन ने सुल्तान के पद को दैवीय माना और उसने खुद को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया और नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। दरबार में उसने ईरानी परंपराओं जैसे सिजदा घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पाबोस सुल्तान के पैर चूमने को अनिवार्य किया। इसने भव्य ईरानी त्योहार नवरोज की भी शुरुआत की थी। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए और आगे भी पूछे जाएंगे, याद रखने हैं। आंतरिक और बाह्य नीतियां, लव और रक्त की नीतियां, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, विद्रोहियों, मेवात के डाकुओं और मंगोलों से निपटने के लिए इसने अत्यंत क्रूर और कठोर नीति अपनाई। उसके बाद में चालीसा का दमन कर देता है। ये सुल्तान की शक्ति को चुनौती देने वाले तुर्कान चिहालगामी चालीसा दल को इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सैन्य विभाग, दीवान आरिज, इसने सेना को सुदृढ़ करने के लिए वजीर के नियंत्रण से अलग एक स्वतंत्र सैन्य विभाग दीवान आरिज का गठन किया। गुप्तचर विभाग बनाया दीवान वरीद। ये सल्तनत के कोने कोने की खबर रखने के लिए गुप्तरों का जाल बिछा दिया था इसने। इसके बाद में आता है अगला शासक मुइजुद्दीन कैकुबाद। तो मुइजुद्दीन कैकुबाद इनका शासनकाल रहता है 1287 से 1290 के बीच में। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता जो रहता है कैकुबाद, जिसका बुगरा खान का एक पुत्र रहता है, गद्दी पर बैठता है। वो मात्र 17-18 वर्ष का था, अत्यधिक विलासी था। अत्यधिक मदिरापान और विलासिता के कारण उससे कम उम्र में ही पैरालिसिस से मारा गया, जिससे वो शासन करने में असमर्थ हो गया। फिर आते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। ये 1290 ईस्वी में इसके बाद में शासक बनता है। कैकुबाद के पंग होने के बाद अमीरों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया। आरिज ममालिक जो सेनापति होता था जलालुद्दीन फिरोज ने इस स्थिति का लाभ उठा करके क्यूमर्स के संरक्षण के रूप में सत्ता हथिया ली। कुछ ही समय बाद उसने कैकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया और क्यूमर्स की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके साथ ही गुलाम वंश का अंत हो जाता है और खिलजी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो दूसरा वंश आता है आपका खिलजी वंश। इसका कार्यकाल छोटा रहता है, लेकिन इसमें कई सारे प्रशासनिक सुधार किए गए थे। खिलजी वंश का जो शासनकाल है 1290 से 1320, लगभग 30 साल का कार्यकाल रहता है। खिलजी तुर्कों की एक निम्न शाखा से संबंधित थे और उनके सत्ता में आने से तुर्क कुलीन तंत्र का एकाधिकार समाप्त हो गया, जिसे इतिहास में खिलजी क्रांति कहा जाता है। इसका पहला राजा बनता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 के बीच में इसका कार्यकाल रहता है।
जलालुद्दीन ने 70 वर्ष की आयु में खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसने अपनी उदारता और गैर दमनकारी नीति को शासन का आधार बनाया। उसका मानना था कि भारत एक बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला देश है, इसलिए इसे विशुद्ध इस्लामी राज्य नहीं बनाया जा सकता। इसके समय घटनाएं हुई थी वो देखेंगे। प्रमुख घटनाएं हैं उसमें उसके समय में दिल्ली के एक सूफी संत थे सीदी मौला को हाथों के पैरों तले कुचलवा दिया गया था, जो उसकी उदार छप्पर एक अपवाद है। 1292 में मंगोलों के लिए एक बड़े समूह ने आत्मसमर्पण किया, जो दिल्ली के पास को मंगोलपुरी में बस गए और नवीन मुसलमान कहलाए। इसकी मृत्यु हो जाती है 1296 में। महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मैं कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर धोखे से इसकी हत्या कर देते हैं। तो 1296 से 1316 तक राज्य संभालता है दिल्ली का। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के सबसे शक्तिशाली, क्रूर और कुशल प्रशासकों में से एक था। इसने सिकंदर-ए-शाही यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, और क्योंकि वह विश्व विजय का स्वप्न देखता था इसलिए इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। सैनिक और प्रशासनिक सुधार इसने बहुत सारे अच्छे किए थे। इसने केंद्र में एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था। तो सबसे पहले नकद वेतन दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने दाग यानी घोड़ों को दागने की प्रथा और हुल्ला यानी सैनिकों का विस्तृत शारीरिक विवरण रखना की व्यवस्था शुरू की थी। उसने अमीरों के आपस में विवाह संबंधों, दावतों और मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र न रच सके। राजस्व और आर्थिक सुधार इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की थी। अलाउद्दीन ने भूमि की माप जिसे मसाहत प्रणाली के आधार पर लगान निर्धारित किया और लगान की दर बढ़ाकर उपज का 50% तक कर दिया था, यानी आधा। इसने शिष्टाचार मिटाने के लिए एक नया विभाग बनाया था, दीवान-ए-मुस्तखराज। शिष्टाचार बोल गया मैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इसने नया विभाग बनाया था, दीवान-ए-मुस्तखराज। इसमें सबसे प्रसिद्ध नीति बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। इसने खाद्यान्न, वस्त्र और दासों के लिए अलग अलग बाजार यानी सराय-ए-अदल स्थापित किए। प्रत्येक वस्तु का मूल्य सरकारी तौर पर निर्धारित किया और बाजार की देखरेख के लिए शाहना-ए-मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए गए। कम तोलने वाले अधिकारियों के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का कठोर नियम इसने बनाया था। आगे यहाँ पर साम्राज्य विस्तार इसने किया था। इसने सेनापति मलिक काफूर जो 1000 दिनारी था ने दक्षिण भारत के राज्यों जैसे देवगिरी, वारंगल, वैसल और मदुरई को पराजित कर दिल्ली के अधीन किया और अपार धन संपत्ति लूट ली थी। उत्तर भारत में इसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, पद्मावती की घटना और मालवा पर विजय प्राप्त किया। तो ये सारे आप पढ़े होंगे। वास्तुकला इसमें दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया, शेरी का किला बनवाया, जमाते खान मस्जिद और 1000 सितों यानी 1000 खंभों वाला महल का निर्माण करवाया। शिहाबुद्दीन उमर आते हैं इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के दिल्ली पर कब्जा करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। उसने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को कठपुतली सुल्तान बनाया और खुद उसका संरक्षक बन बैठा। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के बड़े पुत्रों को अंधा करवा दिया। मात्र 35 दिन के भीतर अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक शाह के वफादारों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। अब इसका जो पुत्र होता है वो बैठता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये 1316 से 1320 तक का ये लास्ट शासक रहता है खिलजी वंश का। मुबारक शाह ने गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन के सभी कठोर नियमों और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका अजीबोगरीब व्यवहार था। ये एक अत्यंत विलासी, मानसिक रूप से अस्थिर शासक था। ये कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आता था और कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ता था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, जो ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बन गया। इसका अंत हो जाता है। वजीर खुसरो खान ने अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर देते हैं और इसके बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बन जाते हैं। ये आखिरी बनता है। तो खुसरो खान एक हिंदू था जो बाद में मुसलमान बन गया था। इसने नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से शासन किया। इसके विरोधी तुर्कों ने इस्लाम खतरे में है नारा दिया। दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश का अंत कर दिया। यहाँ पर खिलजी वंश का अंत हो जाता है। फिर तीसरा जो राजवंश स्थापित होता है तुगलक वंश 1320 से लेकर के और 1414 तक। ये सबसे बड़ा इसका शासनकाल रहता है। तो
तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक 94 वर्ष तक लगभग शासन किया और इस वंश के दौरान सल्तनत का भौगोलिक विस्तार अपने चरम पर पहुंचा और फिर तेजी से इसका विघटन भी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे उत्थान होता है उसी तरीके से विघटन भी स्टार्ट होता है इसका, वो आगे देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ये शासनकाल रहता है 1320 से 25 ईस्वी तक। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से एक नए वंश की नींव रखी। कार्य सुधार देखेंगे पहले। अलाउद्दीन की कठोर भूमि राजस्व नीतियों को नरम किया और रस्म नियान यानी मध्यम मार्ग की नीति अपनाई। इसने लगान की दर को घटाकर उपज का 1/10 या 1/11 कर दिया। भारत में नहरों का निर्माण करवाने वाला ये पहला सुल्तान था। इसने दिल्ली के समीप एक सुरक्षित और अभेद्य किले तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद होता है। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इसके संबंध में खराब थे। जब सुल्तान बंगाल अभियान से लौट रहा था तब उसने औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। इस पर औलिया ने ऐतिहासिक जवाब दिया, हनोज दिल्ली दूर अस्त है, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। मृत्यु इसकी होती है 1325 में दिल्ली के पास अफगानपुर में इसके स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल से गिरने से इसकी दबकर मृत्यु हो जाती है। इस महल का निर्माण उसके पुत्र जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, इसलिए इसे एक सोचा समझा षड्यंत्र भी माना जाता है। अब इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का कार्यभार संभालते हैं। दिल्ली सल्तनत का 1325 से लेकर के 1391 में काफी बड़ा कार्यकाल इनका रहता है। 1325 से 1351 में जूना खान के नाम से इनको जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के नाम से गद्दी पर बैठा। वह सल्तनत काल का सबसे शिक्षित विद्वान, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक शासक था, लेकिन अपनी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं और उसके गलत क्रियान्वयन के कारण उसे इतिहास में स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। इसकी रणनीतियां काफी गलत थी। 5 असफल योजनाएं इसकी थी। तो ये देखेंगे, ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे दोआब ने कर वृद्धि की थी 1326 में। गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र में इसने भूमि को कर जो बढ़ा करके 50% कर दिया और दुर्भाग्य से उसी साल भयंकर अकाल और प्लेग फैल गया। सुल्तान के अधिकारियों ने बेरहमी से कर वसूलना जारी रखा, जिससे किसानों ने विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने कृषि सुधारों के लिए दीवान को ही विभाग बनाया और किसानों को तकावी यानी कृषि ऋण बांटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर है राजधानी का परिवर्तन करता है। उसके अगले साल यानी 1327 में मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा और दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। तो राजधानी ही बदल देता है। उसके केवल दरबार को ही नहीं बल्कि दिल्ली की पूरी जनता को वहां जाने का हुक्म दिया जाता है। 700 मील लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में राज्य में ही हजारों लोग मारे गए और दौलताबाद से उत्तर भारत को संभालना असंभव लगा। तब उसने पुनः सबको दिल्ली लौटने का आदेश दिया। तो ये एक गलत काम करता है। उसके बाद में तीसरा इसका गलत काम क्या रहता है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये 1329 से 1330 के बीच में चांदी की कमी से निपटने के लिए उसने तांबे और कांसे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के टंका के बराबर रखा, लेकिन सुल्तान टकसाल पर नियंत्रण रखने में विफल रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्के डालने शुरू कर दिए। हर घर टकसाल बन गया। विदेशी व्यापारियों ने इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया। अर्थव्यवस्था ठप होने पर सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी और शाही खजाने से जाली सिक्कों के बदले असली चांदी के सिक्के देने पड़ गए थे। तो ये था इसका तीसरी सबसे बड़ी भूल थी। चौथी क्या है, खुरासान अभियान। मध्य एशिया की अस्थिर राजनीति स्थिति का लाभ उठाने के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम यानी एडवांस सैलरी दे दिया। लेकिन बाद में वहां की स्थिति बदल गई और सुल्तान को यह अभियान रद्द करना पड़ा, जिससे राजकोष पर भारी आर्थिक बोझ पड़ गया था। फिर है लास्ट वाला, इसकी भूल क्या रहती है, कराची अभियान। हिमाचल और कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए इसने सेना भेजी। सेना को प्रारंभिक सफलता तो मिल जाती है, लेकिन भारी वर्षा, बर्फबारी और पहाड़ी रास्तों के कारण पूरी सेना जंगलों में रास्तों में भटककर नष्ट हो गई। इब्न बतूता के अनुसार केवल 10 अधिकारी ही जीवित बचकर वापस आ पाए थे। तो ये इसका 5वां सबसे बड़ी विफलता रहती है। फिर विदेशी यात्री इसके शासनकाल में आते हैं, वो देखेंगे। जैसे मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने अपनी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। बाद में अपना राजदूत बनाकर उसे दिल्ली चाइना भेज देते हैं। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का जीवन वृत्तांत
वर्णन करता है। विघटन क्या हो जाता है, इसके अंतिम दिनों में देश में चौतरफा विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। इसी के शासनकाल में दक्षिण में दो महान साम्राज्यों की स्थापना हो जाती है 1336 ईस्वी में, और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य, और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखते हैं। 1331 में सिंध में थट्टा के पास विद्रोह को दबाते समय सुल्तान बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इतिहासकार बदायूनी ने कहा है, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। ये सेंटेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, ये कहा था बदायूनी ने। फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे देखेंगे। ये नेक्स्ट राजा होते हैं 1351 से 1388 ईस्वी के बीच। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु का उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठ जाता है। इसमें खस्ता हाल हो चुकी सल्तनत को संभालने के लिए लोक कल्याणकारी और तुष्टिकरण की नीति अपनाई। तो इसमें विभाग स्थापित किए हैं, उनके बारे में देखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दीवाने खैरात, गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह, अनाथों और विधवाओं की आर्थिक सहायता के लिए नया विभाग बनाया। दीवाने बंदगान, दासों के देखरेख के लिए विशेष विभाग। फिरोज के पास सर्वाधिक 1,80,000 दास थे, तो उसका इन्होंने दीवाने बंदगान नामक एक मंत्रालय ही बना दिया अलग से। दारुल सफा, दिल्ली में एक विशाल मुक्त राजकीय औषधालय की स्थापना यानी अस्पताल बना दिया, जिसे दारुल सफा के नाम से जाना जाता था। दीवाने इस्तियाकिये, वृद्धों और जरूरतमंदों के लिए एक पेंशन विभाग भी स्थापित किया। धार्मिक और प्रशासनिक नीतियां, इसमें उलेमा वर्ग और अमीरों को खुश करने के लिए प्रशासनिक और सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। उसने कानूनी जो इस्लामी कानून शरीयत द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लागू किए, जैसे खराज है, लगान होता था, खुम्स लूट का माल, जजिया और जकात। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान बनने का इतिहास बनाया। इसमें मानवीय क्रूर यातनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। निर्माण और लोक कल्याण, इसमें 300 से अधिक नए नगरों की स्थापना की, जिसमें जौनपुर यानी भाई जूना खां की याद में फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजपुर प्रमुख थे। इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई कर यानी हक ए सर्व लगाया, जो उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। इसने दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। सम्राट अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ, 2 स्तंभ थे जिसको टोपरा और मेरठ से दिल्ली लेकर आया और स्थापित करवाया। गयासुद्दीन तुगलक शाह दोती, ये 1388 से 1389 के बीच में दिल्ली की कमान संभालते हैं। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पतन तेजी से हुआ। फिरोज का पोता तुगलक शाह दोती गद्दी पर बैठा, लेकिन वह विलासी था। 5 महीने के भीतर ही उसके चचेरे भाई अबू बकर ने षड्यंत्र कर उसकी हत्या कर दी। अब अबू बकर शासक बनता है 1389 से 1390 के बीच में। यह भी फिरोज शाह का एक अन्य पोता था। दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने के बाद ये सूबेदारों और अन्य शहजादों के विद्रोहों को शांत नहीं कर पाया। फिरोज शाह के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसे गद्दी से हटाकर कैद कर दिया। अब नसरुद्दीन शासक बनता है मोहम्मद शाह 1390 से 1394 के बीच में। ये इस समय पतन का काल चल रहा है। इसने लगभग 4 वर्ष शासन किया। इसके समय में प्रांतीय गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर दिया। मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना इसी के काल में हुई थी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये 1394 में शासक बनता है। महमूद शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन वह गंभीर रूप से बीमार रहता है। राज्याभिषेक के मात्र 1.5 महीने के बाद ही 1394 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे आता है अगला शासक नसरुद्दीन महमूद शाह। ये 1394 से 1414 ईस्वी तक शासक बनता है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में सल्तनत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि इसके समकालीन व्यंग्यकारों ने लिखा था, शहंशाह ही सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी, यानी दिल्ली से एक छोटा इलाका में ही ये सिमट गई। तैमूर लंग का आक्रमण इसी के शासनकाल में होता है। इसके शासनकाल की सबसे विनाशकारी घटना मध्य एशिया के क्रूर लुटेरे तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण था। सुल्तान दिल्ली छोड़कर मध्य भाग गया था छोड़ करके, और तैमूर के दिल्ली में भयानक कत्लेआम मचाया और लूटपाट की। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिद्र खां को मुल्तान, लाहौर और बीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। 1412 में महमूद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली पर दौलत खान लोधी का नियंत्रण हुआ, जिसे खिद्र खान ने पराजित कर
तुगलक वंश का पूरी तरह अंत कर दिया था। अब सैयद राजवंश स्थापित होता है। ये चौथवा राजवंश रहता है दिल्ली सल्तनत पर। तो यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजवंश था जो स्वयं को शिया मुस्लिम और पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानता था। ये कालखंड राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर और संकुचित था। खिद्र खान इसके पहले शासक बनते हैं। खिद्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। वह तैमूर लंग का वफादार था। विशेषताएं क्या रहती, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था और उसी के नाम से खुतबे पढ़वाता था। उसने रैयत आला की उपाधि से संतोष किया। उसने अपने शासनकाल में राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैन्य अभियान चलाने की अजीब नीति अपनाई थी। मुबारक शाह के बारे में अब देखेंगे। खिद्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह जल्दी पर बढ़ जाता है 1421 से 1434 की ईस्वी में। इसे अपने पिता के विपरीत शाह और सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के जारी किए। संरक्षण क्या होता है, इसने प्रसिद्ध विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिसने सैयद वंश के इतिहास पर एकमात्र प्रमाणिक स्रोत तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी। और उसने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी थी। अब आता है मोहम्मद शाह। 1434 से लेकर के 1445 तक इसका शासनकाल रहता है। मुबारक शाह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अमीरों ने उसके भतीजे मोहम्मद शाह को सुल्तान बनाया। वह एक अत्यंत अकर्मण्य और आराम पसंद शासक था। उसके समय में मालवा के सुल्तान ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस संकट के समय मोहम्मद शाह ने सरहिंद के अफगान सूबेदार बहलोल लोदी की मदद की। बहलोल की वीरता से खुश होकर सुल्तान ने उसे खाने जहान और अपना पुत्र यानी फरजंद कहकर संबोधित किया। इसके बाद में सबसे अयोग्य शासक आता है अलाउद्दीन आलम शाह। यह सैयद वंश का अंतिम और सबसे अयोग्य शासक था। वह प्रशासनिक जिम्मेदारियों से इतना डरता था कि 1448 में दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया, क्योंकि उसे वहां का शांत वातावरण पसंद था। दिल्ली की गद्दी खाली देखकर और वजीर हमीद खान के आमंत्रण पर बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आसानी से अधिकार कर लिया। आलम शाह बदायूं में ही खुश था। उसने स्वेच्छा से अपनी सत्ता बहलोल लोदी को सौंप दी। 1478 ईस्वी में बदायूं में ही उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। फिर लोदी वंश, ये आखिरी राजवंश रहता है दिल्ली सल्तनत का। लोदी वंश ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद में मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। तो लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम विशुद्ध अफगान राजवंश था। इससे पहले के सभी राजवंश मूल रूप से तुर्क थे। अफगानों की राजनीतिक व्यवस्था तुर्कों की निरंकुशता के विपरीत समानता और कबीलाई भाईचारे पर आधारित थी। तो सबसे पहला जो राजा बनता है लोदी वंश का, बहलोल लोदी। इसका कार्यकाल 1451 से 1489 के बीच में रहता है। बहलोल लोदी ने लोदी राजवंश की स्थापना की और इसने अफगान कबीलाई परंपरा के अनुसार शासन करना स्टार्ट कर दिया। राजत्व सिद्धांत क्या थे इसके? वह स्वयं को सुल्तान न मानकर अफगान सरदारों की समझता था। वो दरबार में सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने अमीरों के साथ कालीन यानी मसनद ए आली पर बैठता था, कालीन पर बैठता था। यदि कोई अमीर बीमार या नाराज होता था तो बहलोल स्वयं उसके घर जाकर उसे मनाता था। कार्य क्या रहते थे? उसने जौनपुर के सरकी राजवंश को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, जो उसकी सबसे बड़ी सैन्य सफलता थी। उसने तांबे के सिक्के चलाए जो बहलोली सिक्के कहलाए। अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन बने रहे। सिकंदर लोदी उसके बाद में आ जाता है 1489 से 1517 ईस्वी के बीच में। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान, जिसे सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली पर बैठता है ये, और वो लोदी वंश का सबसे महान और योग्यतम शासक सिद्ध हुआ। उसने अफगान सरदारों की समानता की नीति को त्याग कर तुर्कों की भांति सुल्तान की निरंकुश शक्ति और गरिमा को पुनः स्थापित किया। साहित्य की अभिरुचि थी इसकी। वो स्वयं एक कवि था और फारस में उल्लुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसके काल में संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ नजत सिकंदर शाही और आयुर्वेद के ग्रंथ फरहंग सिकंदर शाही का फारसी में अनुवाद किया। धार्मिक नीति क्या थी? सिकंदर लोदी एक अत्यंत कट्टर मुसलमान था। उसने प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। उसने ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं के पीरों संतों के मजारों पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। उसने एक ब्राह्मण को केवल इसलिए मृत्युदंड दे दिया था क्योंकि उसने कहा था हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म समान रूप से सत्य है। इब्राहिम लोदी फिर आता है अंतिम सुल्तान। ये
दिल्ली सल्तनत का। वह अत्यंत अहंकारी, जिद्दी और अदूरदर्शी शासक था। उसने अफगान सरदारों को अपमानित करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, जिससे उसके सगे संबंधी और प्रांतीय गवर्नर उसके कट्टर दुश्मन बन गए। खतौली का वो युद्ध होता है 1518 में इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच। खतौली का युद्ध हुआ जिसमें अफगान सेना की बुरी तरीके से हार हो जाती है और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। सल्तनत का अंत। इब्राहिम लोदी ने इस क्रूर व्यवहार से तंग आकर पंजाब के सूबेदार दौलत खान और लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी ने काबुल के मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर मुगल काल स्थापित हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाता है जिसमें ये बुरी तरह से पराजित होता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में बाबर की छोटी अत्यंत अनुशासित सेना जिसमें तोपखाने तुगलवा सिस्टम का पहली बार प्रयोग किया जाता है और इब्राहिम लोदी की 1 लाख की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक या सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इसके साथ ही 1526 में दिल्ली सल्तनत का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया और भारत में एक गौरवशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, इसके बाद में कुछ इसमें संक्षिप्त देखेंगे क्या क्या कार्य हुए इन राजवंशों में। गुलाम वंश, इसका कार्यकाल 1206 से 1290 यानी 84 वर्ष तक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्थापक रहते हैं और अंतिम शासक रहता है शमसुद्दीन तुर्मस। इसमें क्या क्या मतलब ऐतिहासिक देन इसकी क्या थी? एकता प्रणाली, चालीसा का गठन, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण। फिर दूसरा राजवंश स्थापित होता है खिलजी राजवंश। ये 1390 से लेकर के 1290 से 1320 के बीच में 30 वर्ष का शासनकाल रहता है। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक रहते हैं और खुसरो शाह इसके अंतिम शासक रहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली, स्थायी सेना और दक्षिण भारत में अभियान, ये इस वंश की प्रमुख देन थी। इसके बाद में तुगलक वंश आ जाता है 1320 से 1414 ईस्वी में। 94 वर्ष ये सबसे बड़ा शासनकाल रहता है। गयासुद्दीन तुगलक इसके पहले सुल्तान रहते हैं। अंतिम सुल्तान रहते हैं नसरुद्दीन महमूद। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार होता है। कृषि सुधार और नहर निर्माण इसमें किया जाता है। चौथा राजवंश है सैयद राजवंश। 1414 से 1451 ईस्वी में 37 वर्ष तक शासनकाल रहता है। खिल्जी खां इसके संस्थापक रहते हैं और अंतिम राजा रहते हैं अलाउद्दीन अहमद शाह। शिया परंपरा का प्रभाव रहता है। संकुचित क्षेत्रीय सीमाएं हो जाती हैं। इसके बाद में अंतिम राजवंश है लोधी राजवंश। 1451 से 1526 के बीच में लगभग 75 वर्ष तक इनका शासनकाल रहता है। बहलोल लोधी इसके संस्थापक रहते हैं। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक रहते हैं जो युद्ध में मारे जाते हैं। प्रथम अफगान राज्य स्थापित होता है। आगरा नगर की स्थापना इसी राजवंश में होती है। अब देखेंगे इसके आगे के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप कवर कर लीजिएगा, एमसीक्यू को हमारे साथ सॉल्व करिए। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। उसने दीवाने अर्ज को वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त कर दिया। करेक्ट है ये। उसने सिलसिला और पैगोश जैसी ईरानी प्रथाएं स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर सिलसिला और पैगोश जैसी ईरानी प्रथाएं लागू की थी और तुर्कान चहल गामी को इसने मतलब खत्म किया था। तो आपको इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विभाग दिए गए हैं और सूची 2 में संस्थापक। तो दीवाने मुक्तक राज, ये बकाया राशि की वसूली होती थी। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो इसके अलाउद्दीन संस्थापक थे। दीवाने को ही ये कृषि विभाग था और इसके मोहम्मद बिन तुगलक संस्थापक थे। दीवाने खैरात ये क्या होता था? दान विभाग। फिरोज तुगलक इसके संस्थापक थे और दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था। बलवन इसके संस्थापक थे। तो 2 1 4 3 ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा। इनवारी गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो रुकनुद्दीन फिरोज, इनका शासनकाल 1236 रहता है। मोइजुद्दीन बैराम शाह, ये 1240 से 42 के बीच में शासनकाल रहता है। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये आपके 1242 से 1246 के बीच में। और नसरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 66 के बीच में शासन करते हैं। तो 1 2 3 4 यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया गया है। एक पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी। वह बड़ी और स्थायी सेना को कम वेतन पर रखना चाहता था। तो यहाँ पर ये आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और
कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने या जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों के संदर्भ में विचार करें। इसने तांबे और कांसे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। फिर है इसमें खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। कराची अभियान पूर्णतः सफल रहा था। तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत हो जाएगा। कराची अभियान विफल हो गया था। पहला और दूसरा करेक्ट है, तो ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है पुस्तक दी गई है और उसके लेखक है, आपको मिलान करना है। ताज उल मासीर, इसके लेखक है हसन निजामी। 2 से ये मैच हो जाएगा। तबकात ए नासिरी, इसके लेखक है मिनहाज उल सिराज। फतवा ए जहांगीरी, लेखक है बर्नी यानी जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख फिरोज शाही के शम्स है सिराज अफीक। तो 2-1-4-3 ये पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों जो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए थे को कालानुक्रम में सजाए। तो यहाँ पर जो वारंगल है ये आपका हुआ था 1309 में, देवगिरी 1313 में, और फिर आता है द्वार समुद्र 1310 में, और मदुरई ये 1311 में। यहाँ पर जो देवगिरी रहता है ये 1307 में रहता है, 1307 में। तो यहाँ पे 2-1-3-4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक कार्यों के संदर्भ में विचार करें। इसने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, करेक्ट है ये। इसने राज्य के खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था की थी, करेक्ट है ये। और इसने रोजगार दफ्तर दीवान रोजगार स्थापित किया, तीनों सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बगदाद के खलीफा से मंसूर यानी मान्यता प्राप्त किया था और स्वतंत्र संप्रभु शासक बना था ये। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सल्तनत कालीन एकता प्रणाली के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। ये कृषि प्रशासनिक व्यवस्था थी, राइट है ये। और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने एकता को वंशानुगत बना दिया था, ये भी ठीक है। इक्तादार को सैन्य टुकड़ी रखना अनिवार्य नहीं था, तो अनिवार्य था ये। तो पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अधिकारी दिए गए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित कार्य। तो मुहतसिब क्या होता था ये लोक आचरण का अधिकारी होता था, लोक आचरण का अधिकारी। तो तीसरे से मैच हो गया। बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का रहता था, तो ये फर्स्ट से मैच हो गया। आरिज ए मुमालिक, ये आपका आरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख रहता था। और अमीर हाजिर शिष्टाचार का अधिकारी रहता था। तो यहाँ पर 3-1-2-4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो तरकी था ये आया था 1221 में। चंगेज खान आता है, एक सेकेंड इसको फिर से देख लेंगे। इसमें आपका चंगेज खान आता है 1221 में, तरगी 1303 में, अली बेग 1305 में, और ये जो तारमा सरीन है ये आता है 1327 में। यहाँ पे 2-1-4-3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने चहलगामी यानी 40 तुर्कों सरदारों का गठन किया था? तो ये इल्तुतमिश थे और इनका समाप्त किसने किया था? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों पर विचार करें। इसने सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा स्टार्ट की थी, तो ये करेक्ट है। इसने घोड़ों को दागने की प्रथा दाग शुरू किया, दाग प्रथा, ठीक है ये। इसने एकता के बजाय नकद वेतन देना शुरू किया, तीनों सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। खुम्स जो लूट का धन होता है बंटवारे के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। शरीयत के अनुसार 1/5वां भाग राज्य का और 4/5वां भाग सैनिकों का होता था, तो ये वाला आपका करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग राज्य के लिए रखा था, सही है ये। और मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः शरीयत का नियम लागू कर दिया था, तो ये नियम अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये गलत हो गया। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यानी ए पार्ट करेक्ट हो गया।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में स्थापत्य विशेषताएं दिए गए हैं और सूची 2 में स्मारक है। विशुद्ध इस्लामी शैली का प्रथम मकबरा ये बना था बलवन का मकबरा। घोड़े की नाल के आकार का मेहराब ये कहाँ है? अलाई दरवाजा। और दोहरे गुम्बद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। और ढलवा दीवार या वेटर है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। 2 4 1 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। इब्न बतूता ये कब आया था? 1333 में। मार्को पोलो ये 13वीं सदी के अंत में। अब्दुल रजाक ये आया था 1443 में। और निकितन ये आया था 1470 में। तो यहां पर आपका 1 2 1 2 1 3 4 हो जाएगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना विफल रही। राज्य का मुद्रा ढलाई टकसाल पर एकाधिकार नहीं था और घरों में जाली सिक्के बनने लगे थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सिकंदर लोदी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इसने भूल मापने के लिए गज सिकंदरी पैमाना चलाया था, जो कि आपका करेक्ट है। और मुहर्रम पर ताजिए निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, सही है। गुल्लुकी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था, ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट राइट है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सल्तनत कालीन कृषि करों के संदर्भ में विचार करना है। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, करेक्ट है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज की दर उपज का 50% कर दी थी, राइट है। और उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, तीनों सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सूफी सिलसिला दिए गए हैं और भारत में मुख्य प्रचारक या फिर संस्थापक का सही मिलान करना है। तो जो चिश्ती है ये आपका था। चिश्ती जो सिलसिला है ये किसने इसको स्टार्ट किया था? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एक दूसरे पार्ट में करेक्ट हो गया। सोहरावर्दी ये बहाउद्दीन जकारिया ने स्टार्ट किया था। कादरी सिलसिला था शेख नियामतुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया था। और नक्शबंदी ये ख्वाजा बकी बिल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया था। 2 1 4 3 ये पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सैयद वंश के शासकों का सही कालानुक्रम आपको चुनना है। तो यहाँ पर खिज्र खां है, ये 1414 से लेकर के 21 तक शासक रहते हैं। मुबारक शाह ये फिर 1421 से 34 के बीच में। मोहम्मद शाह ये आपका 1434 से लेकर 35 के बीच में, 45 के बीच में। और आलम शाह ये 1445 से लेकर के और 51 के बीच में। तो ये चारों दिए गए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, 1 2 3 4। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किस सूफी संत को राजद्रोह के आरोप में हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था? तो ये है सिदी मौला। ये पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता कहा जाता था, तो ये करेक्ट है। इसमें खजाइन उल खुतूह में अलाउद्दीन के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है, ये भी ठीक है। तीनों सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान के पतन के प्रमुख कारण आपको बताने, उसका महिला होना, करेक्ट है ये। तुर्क सुल्तानों या अमीरों की महत्वाकांक्षा। जलालुद्दीन याकूत एक गैर तुर्क को उच्च पद पर यानी अमीर याकूत घुड़सवार का प्रमुख बना देना, तो ये तीनों सही है। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नगर और संस्थापक दिए गए हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, 4 से मैच हो गया। सीरी की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जहां पनाह की ये एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और आगरा की सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 1 2 3 ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण युद्धों का कालानुक्रम आपको बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। अमरोहा का युद्ध हुआ था 1305 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 4 2 3 ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बहलोल लोधी कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने अमीरों के साथ कालीन पर बैठता था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अफगान राजत्व सिद्धांत सरदारों के बीच समानता पर आधारित था, नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं। तो इसलिए ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के अधिकारियों के संबंध में बताना है। सहना ए मंडी भारत बाजार का अधीक्षक होता था, करेक्ट है ये।
दीवान ए रियासत पूरी व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था, करेक्ट है। और मोहिनियान गुप्तचर होते थे, भी ठीक है, तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भूमि के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 में उनका मतलब। तो यहाँ पर खलीसा भूमि दिया गया है, इसका मतलब होता है केंद्र के अधीन भूमि। तो केंद्र के अधीन भूमि यानी राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, 2 से मैच हो गया। फिर आपका है इक्ता भूमि, ये आपका अधिकारियों के वेतन के बदले दी गई भूमि। वक्फ भूमि, ये धर्मार्थ कार्य के लिए भूमि दी जाती थी। और मदद ए मां से विद्वान संतों द्वारा दी गई कर मुक्त भूमि। तो यहाँ पर 2-1, 2-3, 1-4, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विद्रोहों स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है। मदुरई का स्वतंत्र होना ये 1334 में, अहमद विजयनगर की स्थापना होती है 1336 में, और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सल्तनत काल के सिक्कों के संदर्भ में बताना है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, करेक्ट है ये। टंका चांदी का और जीतल तांबे का था, ठीक है। फिरोज तुगलक ने अद्धा और भिख नामक सिक्के चलाए, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग था जो पत्राचार और शाही फरमानों का मसौदा तैयार करने का कार्य करता था? तो वो था दीवान ए ईसा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। प्रांतीय प्रशासन के अधिकारियों पर विचार करें। मुफ्ती या वली प्रांत का प्रमुख होता था, करेक्ट है ये। आमिल राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था, ठीक है। मुशरिफ लेखा अधिकारी होता, तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कर और सूची यानी विवरण के बीच में मिलान करना है। चराई कर ये होता था आपका दुधारू पशुओं के पर लगाया जाता था कर। गढ़ी कर था ये आपका गढ़ी कर ये घर पर लगाया जाता था, झोपड़ी पर। जकात होता था ये मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, और कौन से ये लूट का धन होता था। तो यहाँ पर आपका 3, 2, 4, 1, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित स्मारकों का निर्माण सही कालानुक्रम क्या होगा? कुतुब मीनार ये आपका बनवाई गई थी ऐबक के द्वारा 1192 में। अलाई दरवाजा ये 1311 में। तुगलकाबाद किला ये गयासुद्दीन के द्वारा 1321 में। और लोधी गार्डन ये आपका 15वीं सदी में बनवाया गया था। तो यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4 यानी ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 गुलाम थे। उसने दासों के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा, बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। दीवान वजारत के संदर्भ में सत्य बताना है क्या है। इनका प्रमुख वजीर होता था, करेक्ट है ये मुख्य रूप से सैन्य विभाग था। तो ये राजस्व विभाग था, सैन्य विभाग नहीं था। तुगलक काल में वजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, भी ठीक है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी पार्ट आपका राइट हो गया। लोधी स्थापत्य कला की विशेषताओं में शामिल है मकबरों का अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल होना, करेक्ट है ये। और एक ऊंचे चबूतरे का निर्माण, ठीक है। मकबरों के बागों या गार्डन के बीच स्थापित, तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में शासक दिए गए हैं और उससे संबंधित कार्य आपको बताने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन का झोपड़ा, इल्तुतमिश इक्ता प्रथा की शुरुआत, बलबन नौरोज की शुरुआत, और अलाउद्दीन सीरी का किला। तो 1, 2, 3, 4 सही मैचिंग दिया गया है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। खिलजी वंश के राजवंश का सही कालानुक्रम आपको बताना है। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है 1290 से 96 के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 के बीच में। शिहाबुद्दीन उमर का रहता है 1316 में ही। और मुबारक खिलजी ये आपके 13 से 16 से 20 तक। तो ये सही दिए गए ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल में ही, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अमीर आखुर पद का अर्थ क्या होता था? ये अश्वशाला का प्रमुख होता था, बी पार्ट आपका राइट हो गया। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा विभाग था जो व्यय यानी खर्च के कागजातों की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? दीवान वकूफ। तो ये किसने बनवाया था? ये जलालुद्दीन खिलजी ने, ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान, करेक्ट है ये। काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है ये। और फौजदारी मामलों में अमीर दाद काजी की मदद करता था, तीनों सही है, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्षेत्रीय राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में स्वतंत्र संस्थापक।
तो मालवा की स्थापना किसने की थी? दिलावर खान ने, देवलावर खां गोरी ने। गुजरात की स्थापना की थी जफर खां यानी मुजफ्फर खान ने। बंगाल की हाजी इलियास और कश्मीर की शाह मीर। तो 1 2 3 4 सही मैच दिया गया था, ए पार्ट करेक्ट हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमडीटी की योजनाओं का कालानुक्रम आपको बताना है। दोआब में कर वृद्धि इन्होंने की थी 1325 में। राजधानी परिवर्तन करते हैं 1327 में। सांकेतिक मुद्रा का चलन चलाते हैं ये 1329 में। और खुरासान अभियान ये 1332 में होता है। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही व्यवस्थित है, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। शाह अदल अलाउद्दीन का बाजार किसके व्यापार के लिए आरक्षित था? तो ये आरक्षित था वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटियां और मेवे के लिए। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में शामिल है फिरोज तुगलक की जागीरदारी प्रथा की बहाली, तैमूर का आक्रमण और उत्तराधिकार के स्पष्ट नियम का अभाव। तो ये तीनों करेक्ट है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी द्वारा अनुवादित आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंग सिकंदरी मूल रूप से किस विषय पर आधारित था? तो ये आधारित था आयुर्वेद या फिर चिकित्सा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर पीसीएस प्रीलिम्स मेंस और आरओ प्रीलिम्स मेंस के पेड बैच मिनिमम फीस में उपलब्ध है और मैक्सिमम आउटपुट देखने के लिए हमारे पेड बैच से जरूर जुड़िए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।